जैसे आपको मालूम होगा की क्या होता है, की यानी ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। किसी व्यक्ति में बहुत एनर्जी रहता है, किसी व्यक्ति में एनर्जी रहता ही नहीं है। कोई व्यक्ति दिन भर काम करके नहीं थकता है और कोई काम करता भी नहीं है फिर भी थक जाता है। तो क्या है, ये सारा खेल किसका है? की यानी एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर 5 प्रकार की डिसहार्मनीज हैं जिसके कारण हमारे शरीर में रोग होता है। 5 कौन सा है? पहला है डेफिशिएंसी ऑफ की, यानी बहुत ज्यादा कमी आ गई। सेकंड है सिंकिंग ऑफ की। सिंकिंग यानी जैसे कोई चीज डूब जाती है, जैसे हम नदी में तैर रहे हैं और डूबने लग रहे हैं, उसी तरह हमारा एनर्जी भी डूबने लग रही है। तीसरा है कोलैप्स। कोलैप्स यानी एकाएक जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है वैसे ही हमारी की भी गिर रही है। और या तो स्टैग्नेशन ऑफ की यानी कहीं रुकावट है। और 5वां क्या है? कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन यानी हमको जाना कहाँ है और एनर्जी कहाँ जा रही है। जैसे अगर हमको बॉम्बे जाना है तो हम बॉम्बे का ही तो ट्रेन पकड़ेंगे, ऐसे तो नहीं कि हमको बॉम्बे जाना है तो हम उड़ीसा का ट्रेन पकड़ लेंगे। अगर उड़ीसा का ट्रेन पकड़ लेंगे तो क्या हम बॉम्बे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरह एनर्जी का सबका अपना पाथवे है, यानी कैसे कौन सी एनर्जी हमारे शरीर में लगातार चलती रहेगी, वो पाथवे बना हुआ है हमारे एनर्जी का। लेकिन अगर इन 5 प्रकार में गड़बड़ी आ जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, सारे लाइनिंग बनी है। अगर हम हमारा की बैलेंस्ड है तो कैसा है? एक फुल फॉर्म में है, मतलब बकायदे। अगर डेफिशिएंसी है तो कम है, सिंकिंग है तो उससे कम हो गया, कोलैप्स है तो और कम हो गया, स्टैग्नेशन है मतलब कहीं एनर्जी बह रही है और कहीं एनर्जी रुकी हुई है। और कॉन्ट्रावेक्शन मतलब उल्टी तरफ एनर्जी बह रही है, मतलब जहां बहना चाहिए वहां नहीं बह रही है, उल्टी तरफ बह रही है। और फिर राइजिंग ऑफ की। राइजिंग यानी बेमतलब का, मतलब वहां पे जरूरत नहीं है फिर भी एनर्जी वहां पे बढ़ी हुई है। और या तो एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई एनर्जी। तो यही सारे कारण है हमारे शरीर को डिसबैलेंस करता है या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कहाँ का डेफिशिएंसी दिखती है? लंग्स में दिख रही है, स्प्लीन में दिख रही है, किडनी में दिख रही है, हार्ट में दिख रहा है, या पेरिकार्डियम। कितने लोग को मालूम है पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम एक ऑर्गन है या क्या है पेरिकार्डियम? कोई बता सकता है? हार्ट की कवरिंग है जिसको हम लोग वेरी गुड, वेरी गुड। हार्ट की कवरिंग है। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो एक बैग लेके जाते हैं ना सामान लेने, तो अगर बैग फट जाएगा तो क्या होगा? सारा सामान हमारा बिखर जाएगा। ऐसे ही पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो अगर पेरिकार्डियम मजबूत होगा तो हमारा हार्ट भी अच्छे से काम करेगा। और पेरिकार्डियम यानी कवरिंग अगर कमजोर होगी तो हार्ट भी काम ठीक से नहीं करेगा। एज यू नो नाउअडेज मोस्टली अबाउ 40 ज्यादा करके हम देख रहे हैं मेल्स को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। कहाँ हो रहा है कार्डियक अरेस्ट? जिम करते समय, या तो गुजरात में ये गरबा होता है उसमें खेलते समय, या तो कहीं फंक्शन में गए, शादी ब्याह में नाचते समय हो जा रहा है कार्डियक अरेस्ट, और उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम इमरजेंसी पॉइंट के रूप में लोगों को बता सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर में ना हम कोई मेडिसिन देते हैं, ना कोई हम लोग दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं।
तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे कार्डियक अरेस्ट को रोक सकता है? कौन सा ऐसा पॉइंट है? आप लोग सेमेस्टर सेकेंड में है, सेमेस्टर थर्ड में है, एंड इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी पॉइंट। कौन सा ऐसा पॉइंट है? हाँ, H9. वेरी गुड। वेर इज H9? कहाँ पे है H9? मैम स्मॉल फिंगर के टिप पे, स्मॉल फिंगर में अंदर की तरफ, यस मैम, नाखून के जड़ में, दैट इज H9। तो ये ये रहा। बहुत, मतलब आपके कोई फैमिली फ्रेंड है या आपके रिलेटिव है, आपको बताना है कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो रहा है तो सिर्फ इसको क्या करना है, कपड़े सुखाने वाली चिमटी से यहाँ दबा देना है। तो कपड़ा सुखाते हैं ना चिमटी से, उससे सिर्फ यहाँ पे दबाव देना है, या तो काट लेना है। काट लेना मतलब वहां पे एक बूंद खून गिर जाए वो चलेगा, लेकिन एक तरह से आपने क्या कर दिया, एक्यूपंक्चर कर दिया। तो क्या करेगा कार्डियक अरेस्ट मींस व्हाट, हार्ट कुछ सेकंड के लिए रुक गया। अगर कुछ सेकंड के लिए हार्ट रुक गया तो सारा बॉडी सिस्टम रुक जाएगा और तुरंत आदमी की डेथ हो जाती है। तो आपके पास इमरजेंसी पॉइंट, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट H9। सिर्फ आपको वहां पे क्या करना है, अच्छा ज्यादा करके हार्ट अटैक कब आता है? रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में, बिकॉज उस समय हमारे हार्ट में मिनिमम एनर्जी रहता है, मिनिमम एनर्जी। तो अगर रात में 11 से 1 के बीच में अगर कोई कहता है कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है या मुझे गैस बन रहा है, तो दैट इज नॉट द सिम्टम ऑफ गैस, दैट इज द सिम्टम ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। तो आप बाद में हॉस्पिटल ले जाइए, बाद में आईसीयू में रखिए, वो अलग चीज हो गई, लेकिन आपके पास क्या है, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए आपको H9, सबको ईच एंड एवरी वन शुड नो वेर इज H9। और सिर्फ आपको H9 पे कपड़े सुखाने वाली चिमटी से दबा देना है, या तो वहां पे अपने दांत से, मतलब जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे सिर्फ काट लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है फॉर कार्डियक अरेस्ट, अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को आ रहा है। और ये आपको, हमको लगता है हमारे अगर रिश्तेदार हैं, हमारे अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको पता होना चाहिए वेर इज H9। ठीक है, तो हम पे, हाँ बोलिए। कि मैम आपने बोला है कि हार्ट की एनर्जी सबसे कम होती है रात को 11 बजे से 1 बजे तक, लेकिन मॉर्निंग में 11 से 1 हार्ट को एनर्जी मिल रही होती है। तो मैम विदिन 12, मतलब इसका ये मतलब समझे कि हर ऑर्गन की एनर्जी का ये साइकिल होता है कि जिस टाइम पे मॉर्निंग में उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, रात को मतलब 12 आवर्स बाद सबसे डेफिशिएंट उसी टाइम पे वो ऑर्गन होता है एनर्जी के हिसाब से। हाँ हाँ, उसमें लेस एनर्जी हो जाती है। हर ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ। अगर लंग्स में जो सुबह एनर्जी है, लेकिन वही शाम को लंग्स में एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब लंग्स में भी शाम को 3 से 5 एनर्जी कम होगी, कम हो जाएगी। तो अगर किसी को 3 से 5 में प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, लंग्स पे जाना चाहिए। ओके, तो जो एनर्जी उसकी अपनी एनर्जी है, जो मॉर्निंग से लेके जो हमने एक बनाया है टाइम टेबल, उसका ऑपोजिट सबकी एनर्जी वहां पे मिनिमम रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम यस लोग मैम। आगे बढ़े हम लोग। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी हम कैसे देखेंगे? अगर कोई पेशेंट या कोई आपके पास मरीज आता है तो क्या देखेंगे आप डेफिशिएंसी में? क्या आपको लक्षण दिखेंगे? पहला क्या दिखेगा, ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में दिक्कत या सांस छोड़ने में दिक्कत। कमजोर आवाज, मतलब अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो बहुत ही इतना धीरे से बोल रहा है कि आपको कान लगाना पड़ रहा है, आपको बोलना पड़ रहा है, जरा सा जोर से बोलिए। तीसरा क्या है, क्या बताएगा वो, मुझे हमेशा थकान लगती है, मुझे हमेशा थकान लग रही है। और अनवरत पसीना आना, पसीना कब आएगा, गर्मी में, ठंडी में पसीना नहीं आएगा, गर्मी में पसीना आएगा। और भूख नहीं लग रही है। और मोशन कैसे हो रहे हैं, पतले दस्त हो रहे हैं।
और हाथों पैरों में कमजोरी लग रही है। तो ये क्या है, सारे किसकी कमी दिखा रही है? ऊर्जा की कमी दिखा रही है। तो जरूरी नहीं कि सारे कारण हो, अगर 2-4 कारण भी आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज डेफिशिएंसी ऑफ की। तो हम उपचारक हैं, हमको जानना चाहिए कि कौन से इंटरनल ऑर्गन में हमारा डेफिशिएंट हो गया है। पहली बात, लिवर। लिवर इज एन इन ऑर्गन, मतलब जब से हम जन्म लिए हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक हमारा लिवर लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। ये आप एकदम याद कर लीजिए, लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता है। मतलब उसमें हमेशा एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है लिवर में, ठीक है। डेफिशिएंसी कहाँ दिखेगी? हमको लंग्स में दिखेगी, स्प्लीन में दिखेगी, हार्ट में दिखेगी, किडनीज में दिखेगी और पेरिकार्डियम में दिखेगी। तो 5 हमारे ऑर्गन हैं जिसमें हमको डेफिशिएंसी दिखेगी, लेकिन लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। इट कैन कम एज ए क्वेश्चन ऑल्सो कि लिवर डेफिशिएंट होता है या एक्सेस होता है, तो आपको लिखना है कि लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। गॉट इट? अब लंग्स जो है, हमारा फेफड़ा है, आपको पता होना चाहिए कोविड में क्या हुआ था, फेफड़ा ही प्रभावित हो गया था। मैम, हाँ बोलिए। आपने अभी कहा कि लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? इसका अपोजिट एक्सेस होगा या बैलेंस रहेगा? हमेशा हमेशा लीवर एक्सेस होता है। ओके मैम। लीवर का काम क्या है? लीवर हमारे शरीर में बिल्कुल शंकर भगवान है। जो भी हम दवाई खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, सारा ये लीवर ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे लोग शराब पीते हैं। मैम, कभी जैसे लीवर सिरोसिस होता है उस समय क्या कंडीशन होती है? लीवर सिरोसिस में उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। अगर हम लीवर एरिया देखेंगे तो वहां पे जैसे पानी भरने लगता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। तो मैम एनर्जी कम होती होगी, उसकी एनर्जी तो कम हो जाती होगी मैम उसी समय। वहां पे इतना सारा इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब वहां पे क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे फुलावट नहीं बोलते हैं, जैसे स्वेलिंग आ गई है वहां पे। तो कमी नहीं है, सिरोसिस मतलब घाव, लीवर में घाव हो गया है। तो लीवर आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में कि ये 1000 केमिकल रिएक्शन करता है, 1000 केमिकल रिएक्शन। यस मैम। तो अगर उस समय भी इसके पॉइंट टोन नहीं किया करते कैसे मैम? नहीं, उस समय भी सिडेशन ही होता, सिडेट करेंगे। हाँ, सिरोसिस में हमेशा, क्योंकि वहां पे एरिया क्या है, वो स्वेल हो गया है, डेफिशिएंट नहीं है। लिखा है ना, इसमें लिखा है कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। इसलिए आपने देखा होगा जो लीवर के पेशेंट होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा। ये भी एक नोट करने वाली बात है। अगर कोई आपके पास आता है, वो बोलता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, भूख प्यास, और आपको मतलब गुस्सा आता है कि आप दुखी रहते हैं, तो वो क्या कहेगा, मुझे गुस्सा बहुत आता है। दैट मीन्स उसका लीवर में प्रॉब्लम है, तभी उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि लीवर की, यानी लीवर में जो एनर्जी होता है वो कभी डेफिशिएंट नहीं होता, हमेशा एक्सेस होता है। और कहाँ से डेफिशिएंसी दिखेगी हमको? लंग से, स्प्लीन से, हार्ट से, किडनी से और पेरिकार्डियम से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि लंग्स जो है हमारे एनर्जी को गवर्न करता है, यानी देखता है। कैसे? तो हम उपचारक है, हमको देखना है कि कभी भी कोई व्यक्ति ये सब चीजें लेके आ रहा है कि उसे श्वास लेने में प्रॉब्लम है, टायर्डनेस है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसके मोशंस लूज हो रहे हैं, उसको हाथ पैरों में कमजोरी लग रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट देके टोन कर देना। टोन यानी ऊर्जा को वहां पे बढ़ा देना है। जैसे ही आपने लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे, 1-2 दिन में व्यक्ति आके बोलेगा उसको हर चीज में
20% 30% आराम लग रहा है। इतना तो हमको लगता है एलोपैथिक डॉक्टर्स के मेडिसिन से भी आराम नहीं मिलता। हमारे सर ने कहा है कि किसी पैथी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही हकीकत है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। भाई बीमारी क्यों आ रही है? एनर्जी के डिसबैलेंस से आ रही है बीमारी। तो वहां पे एनर्जी को हम बैलेंस कर देंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। अब स्प्लीन क्या है? देखिए हमारे शरीर में स्प्लीन क्या कर रहा है। स्प्लीन हमारा जो हमने खाना खाया है उसको फूड की में बदल के हमारे शरीर में ताकत दे रहा है। तो हमको लंग्स की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट लगाने हैं और स्प्लीन क्यू की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट लगवाने हैं। और सबसे मजे की बात, हमने तो स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट लगा के मैंने अपना खुद का वेरिकोज वेन्स को ठीक किया है। अपना खुद का मैं कह रही हूँ, वेरिकोज वेन्स जो कि डॉक्टर्स ने कहा था इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप ज्यादा देर खड़े मत रहिए। सारे मोटे मोटे धारियां हो गई थी मेरे थाइज में, बैक साइड में। और सिर्फ मैंने लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाए, लगातार 3 महीना लगाए। और आज की डेट में कहीं कहीं आपको वेरिकोज वेन्स मेरे पैर में दिखेगा और कहीं मेरे पैर में वेरिकोज वेन्स नहीं है। इवन और किसी को बहुत ज्यादा ये है, बालों में क्या बोलते हैं, रूसी है, डेंड्रफ है, तो भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी का पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर बालों में रूसी है तो आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, बहुत ही मार्वलस पॉइंट है। तो स्प्लीन, मैम हाँ बोलिए। बालों में का रीजन क्या होता है मैम? हाँ, बालों में रूसी होने का रीजन क्या होता है? बोलते हैं कि डेड स्किन हो जाता है, हमारा जो हेड है उसमें डेड स्किन होने लगते हैं, वही रूसी का कारण बनता है। वही डेड स्किन किस वजह से होता है? वहाँ इन्फेक्शन होगा या कुछ भी हो सकता है कारण, या हम लोग उतना साफ सफाई अपने बालों का नहीं रख पाते होंगे, उस कारण होता है। ठीक है। बहुतों के स्किन में भी रैशेज आने लगते हैं। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट बहुत अच्छा है। और कैसे हम देखेंगे? कोई कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है, लूज स्टूल्स है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है खाने के बाद, तो हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। देने का मतलब वहां पे हम पॉइंट को टोन करेंगे, सिडेट नहीं करेंगे। कभी भी अगर डेफिशिएंसी पॉइंट आता है या डेफिशिएंसी लिख के आ रहा है तो हमेशा हमें वहां पे उस जगह को हमें क्या करना है, उस पॉइंट को टोन करना है, कभी सिडेट नहीं करना है। ठीक है। अब हम किडनी पे चलेंगे। आपको जैसे पता होगा किडनी हमारे पास 2 है। तो किडनी की डेफिशिएंसी हमको कैसे दिखेगी? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बार बार पेशाब हो रहा है, या फीमेल है तो उसको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है, या पेशाब न रोक पाना, ये ज्यादा करके किसमें होता है प्रॉब्लम? जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, मेल या फीमेल, वो क्या बोलते हैं, हमको पेशाब आ रहा है लेकिन हम रोक नहीं पाते हैं, बाथरूम से जाते जाते हमें होने लगता है। इसका मतलब वहां पे क्या दिखा रहा है कि किडनी की एनर्जी डेफिशिएंट हो रही है। तो वहां पे हमें किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट को टोन करना है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो लंग्स की कब हम इलाज करेंगे? जब वो बंदा बोलेगा सांस लेने में या सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी आवाज बहुत कमजोर है। ठीक। स्प्लीन का कब इलाज करेंगे? जब वो मरीज आएगा, कहेगा मुझे भूख नहीं लग रही है, लूज स्टूल्स है, खाने के बाद पेट में मेरे भारीपन आ रहा है, तब हम स्प्लीन को लेंगे। और किडनी को कब लेंगे? जब कोई व्यक्ति आके कह रहा है उसे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और फीमेल्स में ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है, या बूढ़े व्यक्ति हैं उनको पेशाब होल्ड करने, मतलब कि वो वॉशरूम जाते जाते उनको लीकेज होने लगता है, तब हम किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट को लगाएंगे, वहां पे टोन करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे आपको पता है हार्ट क्या करता है?
इट गवर्न्स ब्लड। ब्लड यानी हार्ट का काम क्या है? पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, पहुंचाना। तो अगर हमारा हृदय यानी हार्ट हमारा पूरे शरीर में रक्त को ठीक से नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? पैल्पिटेशंस यानी हमारे हार्ट में धड़कन बढ़ी मिलेगी। दैट मीन्स हमारा हार्ट क्या है? हार्ट की इज डेफिशिएंट। इज इट क्लियर? नाउ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है? बताया ना मैंने, वो क्या है? झोला है, उसके अंदर हमारा हार्ट रखा हुआ है। तो पेरिकार्डियम क्या करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन मेरेडियन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर उसे ब्रेन मेरेडियन भी कहा जाता है। तो अगर पेरिकार्डियम डेफिशिएंट है यानी पेरिकार्डियम की एनर्जी डेफिशिएंट है तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि उसे लो ब्लड प्रेशर है। मतलब कहेगा मेरा सर जो है हमेशा क्या बोलते, हल्का हल्का लग रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि खाली खाली लग रहा है। दैट मीन्स उसके ब्रेन में यानी उसके मस्तिष्क में रक्त का संचार घट रहा है। तो एज यू नो, अगर आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार घट रहा है तो आपको पता होना चाहिए ब्रेन क्या है? हमारे पूरे बॉडी का मास्टर है। अगर ब्रेन यहाँ पे कोई ये नहीं देगा, सिग्नल नहीं देगा तो हमारा बॉडी वर्क कैसे करेगा? तो वहां पे क्या दिखेगा? पेरिकार्डियम डेफिशिएंट है। तब वो व्यक्ति क्या बोलेगा? उसको बीपी लो की प्रॉब्लम है। तो कम टू पेज नंबर 64 एंड 65। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ की। तो हर ऑर्गन का सिम्टम्स दिया गया है, टंग डायग्नोसिस भी दिया गया है, रीजंस मतलब क्या कारण हो सकता है, और फिर ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आप लोग इसको एज ए होमवर्क मानिए, इसको आप लोग गो थ्रू हो लीजिएगा हर ऑर्गन को। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक ना? तो हमें नहीं लगता है कि इसमें हमें अपना मतलब वो तो नहीं कहेंगे कि समय हम वो गंवा रहे हैं, लेकिन अगर हम कल या परसों क्लासेस लेंगे तो कुछ इसके बारे में आपको पूछेंगे हम। एक तरह से आपका ये होमवर्क है कि आपने यहाँ पे क्या समझा कि लंग्स डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, स्प्लीन डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, किडनी अगर डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, हार्ट डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे, और पेरिकार्डियम डेफिशिएंट होगा तो कौन से लक्षण आएंगे। तो ये परसों जब हम क्लास लेंगे तो आप लोग से जरूर पूछेंगे, ठीक है? मैम पॉइंट्स भी याद करने हैं क्या? हेलो, पॉइंट्स बोलिए। पॉइंट्स भी याद करें या पॉइंट्स तो देख के हाँ, बस पॉइंट बता तो दें? आपको याद करने ही पड़ेंगे, एकदम जमान पे होने चाहिए पॉइंट। अच्छा, ये भी आपका होमवर्क है। लंग्स की ओके मैम। डेफिशिएंसी के पॉइंट, किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के सारे 1 2 3 4 5 आपके इन ऑर्गन हैं, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। हम सबसे पूछेंगे क्योंकि ये एज ए क्वेश्चन भी आपको आएगा। जब आप रिटर्न एग्जाम दोगे तो एज ए क्वेश्चन भी आएगा और आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? सब आप लोग याद करिएगा, ठीक? ओके मैम। अच्छा, अब कम टू पेज नंबर 66। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा कम, मतलब कि एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं सिंकिंग। सिंकिंग में यानी डूबना, ठीक है? क्या दिया है कि डेफिशिएंसी तो ठीक ठीक है, वहां तो हम टोन करते हैं, लेकिन सिंकिंग में क्या होता है कि टोन भी करना है और उसको रेज भी करना है। रेज यानी जैसे हम गिर गए हैं तो कोई हमको उठाएगा तब तो हम उठेंगे, है ना? जैसे हम व्यक्ति हम गिर गए जमीन पे
तो कोई हमें उठाएगा तब तो उठेंगे। तो सिंकिंग का क्या मतलब है कि वहां पे हमें एनर्जी को टोन भी करना है और वहां पे उसको रेज भी करना, रेज यानी उठाना है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वहां पे हम मोक्सा करेंगे। मैम टोन करना और रेज करने में क्या अंतर है? हाँ, टोन करना और रेज करना, एनर्जी को टोन करना और एनर्जी को रेज करना, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? टोन करना मतलब हमने एनर्जी को बढ़ाया, और रेस करना मतलब उस एनर्जी में और हमने जान डाल दी, और एक आध दो पॉइंट हमने जोड़ दिया, जिससे वो एनर्जी अच्छे से जो सिंक हो रही है, यानी जो डूब रही है वो, क्योंकि वहां पे उसको बढ़ाना है ना तुरंत जो है, तो इसीलिए टोन में और रेज में ये फर्क है। ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं जैसे GV20। GV20 आपको पता है कहाँ पे है? सबको मालूम है? नहीं, यहाँ पे है, लेकिन आपका यहाँ पे है ना GV20 दोनों हाथ में। GV20 को कहा जाता है 100 बीमार और 1 अनाथ। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने लिए भी सोच लीजिए, चाहे कोई आपके पास मरीज आया उसके लिए भी सोच लीजिए। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको GV20 को टोन कर देना है, ठीक है? GV मीन्स गवर्निंग वेसल 20, नॉट गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 20। क्या करेगा? ये हमारे एनर्जी को रेज कर देगा, यानी जो तुरंत जो सिंक हो रहा है, सिंक यानी डूब रहा है, उसको वो, जैसे हम पानी में डूब रहे हैं, कोई व्यक्ति आके हमको बचा लिया, उसी तरह हमारी जो एनर्जी डूब रही है, तो GV20 क्या करेगी? एनर्जी को तुरंत बढ़ा देगी। तो GV20। और यहाँ पे क्या करना है? मोक्सा किया जाता है। मोक्सा यानी आपको क्या करना? अदरक, अदरक लेके और तवे पे गरम करके उस एरिया को टच करना है, GV20 को। या तो वहां पे आप रेड स्केच पेन भी लगा सकते हैं, दैट इज वर्क एज ए मोक्सा, ठीक है? तो ये जो चाइनीज जो हमारा मेरिडियन या मेडिसिन है, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम की को रेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे CV4, CV6, CV12, ST25, गवर्निंग वेसल 1 और UB35। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको कमजोरी लग रही है तो सिर्फ आप CV4 और CV6 को टोन कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर किसी दिन आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो जैसे एथलीट होते हैं ना, डोपामिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो आप सिर्फ CV4 या CV6 पर टोन कर लीजिए, तो आपको जो थकावट लग रही है वो 1-2 घंटे में ही आपको अच्छा लगने लगेगा, मतलब मन करेगा। हाँ इंस्टेंट एनर्जी के लिए समझ लीजिए, मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी 1-2 घंटे में आपको, जो आपको थकावट, जैसे कि कोई हमारे घर में फंक्शन हो रहा है या कोई शादी ब्याह हो रहा है या कोई चीज हुआ है, तो बस आपका क्या, ये डोपामिन का इंजेक्शन है, ये CV4 एंड CV6, सिर्फ आप टोन कर दीजिए दोनों हाथों में, तो देखेंगे मैम तो हमने आपको किया है बहुत मैम, ये बहुत इफेक्टिव है मैम। बहुत इफेक्टिव है। इवन आपको मैम हम सर्दी जुकाम हो केदारनाथ की गया। यात्रा करके आए थे तो काफी अच्छा रिजल्ट हाँ। मिला सर। हाँ, देखिए केदारनाथ की यात्रा सर इन्होंने किया, वो 2 पॉइंट लगा के, किया, फिर है उसके ना? बाद घर आए तो बहुत थके हुए थे मैम, तो काफी अच्छा हमें एनर्जी फील आई। हाँ, दोपहर से तो शाम में ही अच्छा CV4 लगने लगा मैम। हाँ, इवन आपको हल्का सा सर्दी जुकाम भी हो रहा है, हल्का सा, जो मौसम जो चेंज हो रहा है ना अभी जो है, जैसे गर्मी भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, तो आप सिर्फ CV4 और CV6 को टोन करके रखिए, तो शायद ये जो मौसम का जो चेंज हो रहा है वो भी हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब सिंकिंग के लक्षण देखिए क्या क्या आएगा। ये सारे लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण है? थकान लगना, मेंटल डिप्रेशन, prolapse of various organs, prolapse of stomach, prolapse of anus, prolapse of vagina, prolapse of urinary bladder, prolapse of intestine। ऐसा लगेगा कि सारे अंग नीचे लटक रहे हैं, बवासीर, हेमरॉइड्स, वेरिकोज वेन्स, बार बार पेशाब आना,
पेशाब रोकने में परेशानी, तो ये सारे क्या है, ये सारे लक्षण किसके हैं, सिंकिंग ऑफ की। सिंकिंग ऑफ की यानी हमारा जो एनर्जी वो डूब रहा है, तो डूब रहा है तो क्या होगा, खतरा है ना। कभी कभी अगर सिंकिंग ऑफ की का हम इलाज नहीं कर पाते हैं तो डेथ भी हो जाती है। तो आपके पास क्या बोलते हैं, डिवाइन थेरेपी है आपके पास, आपके पास क्या है, डिवाइन थेरेपी है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक तो लक्षण भी है और आपके पास पॉइंट क्या है रेस करने के लिए, गवर्निंग वेसल 20, गवर्निंग वेसल 1, CV4, CV6, CV12, HC25 एंड UB35। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम सिंकिंग में टोन करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। एनी मोर क्वेश्चन, आगे बढ़े। जी मैम। अच्छा, अब देखिए सिंकिंग ऑफ की भी 2 प्रकार के हैं, ये भी एज ए क्वेश्चन आपको आ सकता है, स्प्लीन की सिंकिंग एंड किडनी की सिंकिंग। इसके भी अलग अलग लक्षण हैं। अगर स्प्लीन की सिंकिंग है तो क्या क्या दिखेगा, प्रोलैप्स, प्रोलैप्स यानी जो स्थान उसका है वहां से वो हट गया है, दैट मीन्स इसकी सिंकिंग हो रही है, स्प्लीन की सिंकिंग हो रही है, जैसे प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वीक पल्स, हेमरॉइड, वेरिकोज वेन्स, ये सारे लक्षण किसके हैं, स्प्लीन की सिंकिंग के हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको क्या करना है, हमें टोन करना है। SP3, SP6, SP21, 36, CV1, CV6, CV12, UB20, UB21, गवर्निंग वेसल 1 एंड गवर्निंग वेसल 20। सारे पॉइंट को क्या करना है, हमें टोन करना है। इसमें स्प्लीन की सिंकिंग एंड स्प्लीन की डेफिशिएंसी के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो अगर ये सारे लक्षण किसी में है तो आप आंख बंद करके ये सारे पॉइंट्स को देके टोन कर दीजिए, और दूसरे दोनों व्यक्ति मेल या फीमेल आएंगे तो जरूर आपको बताएंगे कि कुछ % उनको आराम लग रहा है। 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बताएंगे कि कुछ % उनको आराम लग रहा है। जैसे हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं कि हम लोग कोई जादू की छड़ी नहीं रखे हैं कि आपके ऊपर घुमाया और आप ठीक हो गए। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, सारा खेल किसका है, एनर्जी का है। हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बीमारी क्यों हो रही है, एनर्जी के इम्बैलेंस से बीमारी आ रही है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, एनर्जी को पॉइंट्स के माध्यम को से बैलेंस करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। हम लोग बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, नहीं मैम, मैम एक बार बताइए, वेरिकोज के लिए लंग्स भी और स्प्लीन भी दोनों के पॉइंट्स लगा सकते हैं कभी कभी? नहीं, वेरिकोज वेन में खाली स्प्लीन के पॉइंट लगेंगे, वेरिकोज के लिए खाली स्प्लीन के लगेंगे? हाँ, लंग्स के नहीं लगेंगे। ये तो मेरा आजमाया हुआ पॉइंट है स्प्लीन की डेफिशिएंसी की, मुझे खुद वेरिकोज वेन था और मैंने खाली स्प्लीन की डेफिशिएंसी की पॉइंट 3 महीने लगाए। 1-2 दिन लगाने से नहीं ठीक होगा, कम से कम 3 महीना लगाना है। 3 महीना लगातार रोज लगाना है। मैडम मेरे भी है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, इसको लगाइए और फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। जी जी जी, ठीक है जी। कुछ और पूछना है इसमें, क्या हम लोग आगे बढ़े? अब किडनी की सिंकिंग, किडनी की सिंकिंग में क्या होगा, पहले तो यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद सेक्सुअल सिम्टम्स आएंगे। 2 तरह के सिम्टम्स दिखेंगे किडनी की सिंकिंग में। यूरिनरी सिम्टम्स क्या आएंगे, बार बार पेशाब जाना, बहुत ज्यादा पेशाब होना, पेशाब की धार कम होना और पेशाब को रोक ना पाना, ये क्या है, यूरिनरी सिम्टम्स है।
पेज नंबर अब 68 पे आएंगे हम, ठीक है। सोए में पेशाब अपने आप निकल जाना, या पेशाब करने के बाद बूंद बूंद पेशाब होना, और रात में बार बार पेशाब होना, ये कारण क्या है? किडनी की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं ये सारे, ठीक है। अब सेक्सुअल सिम्टम्स क्या आएंगे? अगर मेल है तो बिना स्वप्न के वीर रसोलित हो जाना, शीघ्र पतन और कर्मोटोरिया, मेल है तो। अगर फीमेल है तो यूट्रस प्रोलैप्स होगा, या तो ल्यूकेरिया होगा, या तो क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि किडनी डेफिशिएंट भी है और किडनी पिंक भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? A3, UB23, 47 एंड जिंग जोंग, ये क्या एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए? जिंग जोंग और C4 और GV4, ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। टोन यानी ऊर्जा बढ़ाना है जी। ठीक है। अच्छा मैडम, ये मुझे एक पूछना था, ये अभी अगर बार बार पेशाब को जाना होता है तो एज फैक्टर भी आता है क्या उसमें? एज फैक्टर है, लेकिन क्या हो रहा है एज फैक्टर से? क्या हो रहा है कि आपकी किडनी भी तो एनर्जी तो कम हो रही है ना। हाँ, तो फिर आपको तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा ना। नहीं अभी क्या होता है कि मौसम है, एक दिन ठंडा होता है, एक दिन ज्यादा गर्म होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है बार बार पेशाब को आता है और उसका जो पेशाब का कलर है वो काफी सुनहरा हो जाता है, ज्यादा पीला। तो इसका मतलब कि पानी कम पिया जा रहा है? नहीं मैडम, पानी तो बहुत पिया जा रहा है, 4-5 लीटर पिया जा रहा है। नहीं तो 4-5 लीटर तो पीना ही नहीं है आपको पानी। तो फिर कैसे? 12 गिलास पीना या 3 लीटर पीना है बस। हाँ। अगर ज्यादा आपने पानी पी लिया तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। हाँ, पानी भी कम पीना है, मतलब 3 लीटर, कम से कम 3 लीटर बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी यहाँ का ये लाइफस्टाइल जो है, रात को खाने के लिए भी 9:30-9 बज जाते हैं, तो खाना पचने में भी तो टाइम लगता है, तो फिर 8:30 के अंदर आपको खा लेना है। हाँ, वो तो नहीं होता है क्या है, ना ज्यादा करके लाइफस्टाइल डिसीज ज्यादा हो गया है। हाँ, है ना। हाँ। तो अगर 7 से 8:30 शाम को खा लेते हैं तो आपको काफी आराम मिलेगा। ये जो क्या है ना यूरिनेशन प्रॉब्लम, इसमें भी आराम मिलेगा जी। ठीक है। किडनी की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट लगाइए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हैं उसको कम करिए। ये तो एक समय तो ऐसा आएगा किडनी पेशेंट को तो बोलते हैं 1 लीटर खाली पानी पियो दिन भर, वो भी चाय भी उसमें सम्मिलित है, मतलब चाय भी पी रहे हैं वो भी 1 अच्छा, लीटर। जो भी लिक्विड लेते हैं वो सारे सम्मिलित उसमें तो इसीलिए वो नौबत ना आए तो पहले से आप 3 लीटर खाली पानी, इससे ज्यादा नहीं पीना है आपको पानी। अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं इसका मतलब आपके शरीर में हीट है, हीट यानी गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके। तो उसका पॉइंट आपको ट्रीटमेंट लेना है ठीक है। ओके। छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं ठीक है। अब वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी, इसका क्या मतलब हो गया? क्या लिखा है कि अगर हम बहुत ज्यादा कच्चा या ठंडी तासीर का खाना खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा हार्ट यांग डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर हार्ट यांग डेफिशिएंट हो गया तो क्या हो गया? हमारा लंग्स भी डेफिशिएंट हो जाएगा। और क्या होगा? हमारा जो कोल्ड अटैक होता है ना वो हमारे लंग्स को हो जाएगा और उसके कारण हमारा किडनी भी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? अगर किडनी डेफिशिएंट हो जाएगा तो जो शरीर के बाहर यूरिन निकलना है वो नहीं निकल पाएगा और हमारे शरीर में सूजन आ जाती है ठीक है। हमारे शरीर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ खेमका सर क्या बोलते थे कि चेहरा देख के बता सकते हैं कि आपका लंग्स की पोजीशन क्या है। हम लोग जब उनके साथ बैठते थे ट्रीटमेंट पे तो वो बोलते थे चेहरा देखिए और बताइए इसकी लंग्स की पोजीशन क्या है। अगर किसी का चेहरा बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता था, एकदम
तो बोलते थे लंग्स इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति का गाल बहुत ज्यादा निकला रहता था ऐसे मतलब बनावट रहती थी, तो बोलते थे सर कि देखो इसके लंग्स में सूजन है। तो चेहरा देख के वो हम लोग से पूछते थे कि इसकी लंग्स की क्या पोजीशन है। तो आप चेहरे को भी देख के पता कर सकते हैं कि लंग्स के अंदर क्या पोजीशन है, क्योंकि हम लंग्स को तो देख नहीं पाते हैं ना हम लोग। तो क्या बोला है कि अगर हम ठंडी तासीर का खाना खा रहे हैं तो हमारा हार्ट डेफिशिएंट होगा, लंग्स डेफिशिएंट होगा और किडनी डेफिशिएंट होगा। तो क्या होगा कि जो शरीर से यूरिन जाना है बाहर, वो क्या होगा, वो अंदर रह जाएगा। तो क्या करेगा, वो शरीर में सूजन के रूप में दिखेगा। कहाँ कहाँ दिखेगा सूजन के रूप में? आंख के नीचे, और या तो फिर आपके टखनों में, टखना यानी एंकल जॉइंट्स पे दिखेगा सूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 ऑर्गन हमारा प्रभावित हुआ। कौन कौन सा? किडनी, हार्ट और लंग्स। तो कहाँ कहाँ दिखेगा सूजन? पैर में दिखेगा, टखने में दिखेगा, पैर और पीठ में ठंड लगेगी, पेट में तनाव लगेगा, कमर के नीचे दर्द होगा, पेशाब की मात्रा घट जाएगी। और अगर हार्ट में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा? पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, हाथ पैर ठंडे होना, और हार्ट में अडेमा, अडेमा यानी हमारे हार्ट में सूजन आने लगेगा। और अगर फेफड़े प्रभावित होंगे तो क्या होगा? पतला बलगम निकलना, खांसी, अस्थमा, प्लूरोसी, ये सब आएगा। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हमको दिख रहे हैं अपने लिए भी, चाहे हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए भी, तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? बोलिए। टोन करेंगे मैम। हाँ, डेफिशिएंट है ना, तो देखना है कि क्या चीज दिख रहा है। किडनी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है कि हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है या लंग्स प्रॉब्लम दिख रही है? ये सारे पॉइंट्स को हमें टोन करना है। लेकिन CV9 जो यहाँ पे है इसको सिडेट करना है। यहाँ पे CV9 को हमें टोन करना, सॉरी सिडेट करना है। ठीक, इवन SP9 को भी सिडेट करना है। मैम क्यों CV9 SP9 को सिलेक्ट क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर से निकालेगा ना, वो सूजन को निकालेगा। ओके मैम। देखिए SP6, SP9, ST28 एंड CV9, ये चारों पॉइंट को हमें सिडेट करना है और बाकी सब पॉइंट को हमें टोन करना है। ये आप लोग लिख लीजिए। मैडम फिर से बताइएगा। SP6, SP9, ST28 एंड CV9 क्या करेगा? हमारे शरीर में जो सूजन कह लीजिए, अडेमा कह लीजिए, उसको ये निकालता है। तो हम टोन नहीं करेंगे, हम सिडेट करेंगे चारों पॉइंट को। हाँ, सूजन है पैरों में, तो ये आपको चारों पॉइंट को SP6, SP9, ST28 एंड CV9। अगर किसी के बॉडी में भी सूजन दिख रहा है तो ये चारों पॉइंट को खाली हम सिडेट कर देंगे तो उसका शरीर का सूजन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, बट SP6 तो वो इधर वो होती है, मतलब ये तो उसके लिए होता है ना। SP6 तो तीनों किडनी और वो सब मिलता है पैर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी सिलेक्ट कर देंगे। हाँ, सिडेट करना है हमें, सूजन को निकालना है ना हमें जो है। अगर हम टोन कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम टोन कर देंगे तो क्या होगा? सूजन बढ़ जाएगी ना। वो तो भी सीखा नहीं है, सीख रहा है ना। ठीक है, सिडेट करना है, बाकी सारे पॉइंट को टोन करना है। SP6, SP9, ST28 एंड CV9, ये 4 पॉइंट को सिडेट करना, बाकी सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है, अब एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी।
अब एम्प्टी हीट क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? व्हाट इज एम्प्टी हीट? जिसमें ठीक है बोलिए। मुन्नी जी आप बताइए। बताइए एम्प्टी हीट होता क्या? जिसमें गर्मी तो होती नहीं पर गर्मी लगती है। वेरी गुड, दिखता है लेकिन है जी। नहीं वो। एम्प्टी यानी खाली, ना खाली दिमाग शैतान का घर है ना, तो ऐसे ही एम्प्टी हीट है। ये क्या करेगा, किडनी इनडेफिशिएंसी के कारण एम्प्टी हीट हो रहा है। क्यों होता है किडनी इनडेफिशिएंसी? बहुत ज्यादा हम कोई चीज की चिंता करते हैं तब हमारा किडनी इनडेफिशिएंट हो जाता है। तो क्या करेगा, एम्प्टी हीट दिख रहा है, राइज हो रहा है लेकिन है नहीं। तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, ब्लड इन यूरिन यानी पेशाब में रक्त आना, नाइट स्वेटिंग यानी रात में पसीना आना, दोपहर के बाद ज्वर लगना यानी दोपहर के बाद लगता है कि हमको बुखार है, रात में कई बार उठना, मतलब साउंड स्लीप नहीं ले पाता आदमी, जल्दी सुबह उठ जाना, लो ग्रेड फीवर, रेस्टलेसनेस, रात में गला सूख रहा है, जो हमारी गाल की हड्डियां हैं वहां पे लाली दिख रही है, शारीरिक द्रवों में कमी हो रही है, मल भी सूखा हो रहा है और ड्रीम्स भी आ रहे हैं। ये सब क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, स्प्लीन इनडेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 33, तो चलो सब लोग पेज नंबर 33 पे हम लोग चले। क्या लिखा है पेज नंबर 33 में? पेज नंबर 33, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 33 पे। तो ये सारे पॉइंट को हमको क्या करना है, टोन करना है कि सिडेट करना है? टोन करना है क्योंकि डेफिशिएंट है ना, ये किडनी डेफिशिएंसी है, तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है, अब कोलैप्स ऑफ की यानी एकाएक हमारी एनर्जी गिर गई है, तो क्या दिखेगा लक्षण, रोगी बेहोश हो जाएगा। ठीक है, और उसको पसीना बहुत आएगा। और कोलैप्स कहाँ हो रहा है, हार्ट में हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। दो जगह कोलैप्स दिख रहा है, एक हार्ट में और एक लार्ज इंटेस्टाइन के एनर्जी में, दो जगह कोलैप्स यानी गिर जाना। तो अगर हार्ट हमारा डेफिशिएंट हो गया है बहुत ज्यादा, तब हमारा हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लक्षण क्या दिखेंगे, क्या दिखेंगे, ऑक्सीजन की कमी, मरीज के ओठ नीले पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, कभी कभी रोगी कोमा में भी चला जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, सांस कमजोर हो जाती है, और रोगी की जीभ छोटी छोटी यानी अगर आप कहेंगे जीभ निकालिए तो बहुत छोटा सा जीभ निकाल के दिखाएगा, पूरा जीभ नहीं दिखाएगा वो। रोगी की जीभ भी छोटी हो जाती है क्योंकि वो रोगी उसको बाहर निकाल नहीं पाता है। ये क्या दिखा रहा है कि किडनी की यांग की बहुत कमी हो गई है, इसके कारण हमारा हार्ट यांग कोलैप्स, कोलैप्स यानी एकदम खत्म हो गया। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है। P6, CV4, CV6, CV8, गवर्निंग वेसल 4, ST36, UB15, 23, गवर्निंग वेसल 14 एंड गवर्निंग वेसल 20, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अगर हार्ट या मतलब ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अब लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ बोलिए। एक मिनट मैम,
अगर शुरू से किसी के जीभ निकालता है छोटी तभी ये प्रॉब्लम हो क्या? पहले से अगर किसी को ऐसा हो? नहीं, बाकी लक्षण भी आपको देखने पड़ेंगे ना। ओके। बाकी खाली जीभ छोटी निकाल रहे हैं इसका मतलब नहीं कि उसका हार्ट यांग कोलैप्स हो गया है, ठीक है। बाकी लक्षण भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक। सारे लक्षण नहीं दिखेंगे, एक आध दो लक्षण तो और दिखेंगे आपको, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स हो गया तो क्या होगा? वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आएगी, और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? गुदा बाहर निकल जाना, बवासीर हो जाना, रोगी को पुराना डायरिया हो जा रहा है, शौच के बाद थकान लग रही है, हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं, भूख बंद हो जा रही है, रोगी गरम पे यानी गरम गरम कुछ खाना पीना चाह रहा है, रोगी चाह रहा है अपनी पेट की मालिश करवाना, इसका मतलब उसका लार्ज इंटेस्टाइन मैम हार्ट यांग वाले पॉइंट को टोन करेंगे या सीधे टोन करेंगे। हाँ, कोलैप्स हो गया ना वहां पे, कोलैप्स यानी गिर गया है, तो उसको उठाना है ना हमको, तो हम सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स हो गया तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, sp3, sp25, sp36, cv6, गवर्निंग वेसल 20, ub20 एंड 21, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है अगर लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स हो गया है तो, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ज्यादा हैवी तो नहीं हो जा रहा है आप लोग को? नो मैम। नहीं मैम। समझ आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब स्टैग्नेशन ऑफ की यानी एनर्जी की रुकावट, तो वो कहाँ कहाँ दिखेगा? हाइपोक्रोंडियन यानी पसलियों के नीचे तनाव लगेगा, पेट के ऊपरी भाग में अफारा लगेगा यानी भारीपन लगेगा, गले में तनाव लगेगा, पेट में डिस्टेंशन लगेगा जैसा गैस नहीं होता पेट के अंदर यहाँ से वहां टहल रहा है, पेट में मांस की गांठ की तरह लगेगा, मेंटल डिप्रेशन, निराशाजनक सोच, और मूड स्विंग यानी कभी बहुत खुशी लगेगी, कभी बहुत दुख लगेगा, तो इसका मतलब स्टैग्नेशन ऑफ की है। अब किस चीज की स्टैग्नेशन है? कम टू पेज नंबर 72। अब यहाँ पे स्टैग्नेशन यानी रुकावट है, तो देखिए लीवर की भी स्टैग्नेशन है और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी स्टैग्नेशन है। तो लीवर की स्टैग्नेशन हम कैसे देखेंगे? वही छाती में भारीपन लगना, और रोगी जो है हमेशा टकता है यानी कुछ भी पूछो हाँ ठीक है, हाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा वो रोता रहेगा। हाँ, किसी किसी की आदत ही होती है ऐसे बोलने की, तो क्या करें? हाँ क्या हुआ? किसी किसी की तो हैबिट ही हो जाती है ग्रेजुअली ऐसे बोलते बोलते। नहीं, हैबिट नहीं होती है, कुछ तो कुछ है उसको प्रॉब्लम, हैबिट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो पहला तो वो डिप्रेशन में रहेगा, दूसरे उसके मूड स्विंग्स रहेंगे, और आगे अगर आप पूछोगे तो बोलेगा हाँ मुझे उल्टी जैसा लगता है, मुझे उल्टी हो जाता है, मुझे खाने में मन नहीं लगता है, और अगर खा भी लेता हूँ तो डकारे बहुत आती है और पेट में बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, तो इसका मतलब है आपको लीवर की स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन यानी लीवर में एनर्जी रुक गई है। जैसे क्या मैंने बताया था कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, है ना, लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता, एक्सेस होता है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे लीवर में एनर्जी रुक गई है, तो ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। इवन वो बोलेगा कि पेट में गुड़गुड़ाहट भी लग रही है, तब नहीं दिखेगा, दो चार ही लक्षण दिखेंगे, इसका मतलब लीवर की स्टेगनेंट है, और क्या करेगा वो इंटेस्टाइन पे आक्रमण करेगा, है ना। तो अगर इंटेस्टाइन पे आक्रमण करेगा तो क्या लक्षण दिखेंगे? वही पेट में गुड़गुड़ाहट होना, स्प्लीन पे आक्रमण। हाँ
पेट में गुड़गुड़ाहट तो गैस की वजह से भी हो सकता है ना? गैस की वजह से भी होता है, कभी कभी अगर लीवर में भी एनर्जी स्टेगनेंट है तो आपको गुड़गुड़ाहट मिलेगा पेट में। ठीक है। अगर Yes, ma'am. स्प्लीन पे आक्रमण होगा तो रोगी को पतले दस्त होंगे, यानी एकदम वाटरी तो नहीं बोलेंगे लेकिन पतले दस्त होंगे। अगर हमारे गले में अवरोध हो गया लीवर, तो क्या लगेगा कि गले में गांठ जैसे महसूस होगा, गांठ नहीं होगी, सिर्फ महसूस होगा गांठ जैसा, और वो लगेगा कि मेरा गला जैसे अवरुद्ध है। अवरुद्ध यानी जैसे वो दवाई भी खा रहा है, गोली भी खा रहा है, तो पानी पे पानी पिए जा रहा है, कह रहा अरे ये तो दवाई मेरे गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है, हमको लग रहा है जैसे गले में मेरे गांठ है, तो इसका मतलब लीवर की स्टेगनेंट है। अगर कंसेप्शन वेसर और चौगमोक पर आक्रमण देता है तो ये लक्षण आते हैं, जैसे महिलाएं हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आएंगे, पेनफुल पीरियड्स रहेगा, पेन इन ब्रेस्ट रहेगा बिफोर पीरियड, और इरेगुलर पीरियड्स होंगे। तो यहाँ पे अगर ये 5 पॉइंट हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। P6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6, ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है, क्योंकि स्टैग्नेशन है यानी रुकावट है। तो उस रुकावट को अगर हम टोन कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें सीडेट करना है। P6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6, ये सारे पॉइंट को सीडेट करना। इवन ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका उसके लिए भी, क्या बोलते हैं, आपको माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। P6, लीवर 3, लीवर 13, 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6। मैम माइग्रेन में भी इन सबको सिडेट करेंगे? यस यस, माइग्रेन में भी सीडेट करेंगे। तो माइग्रेन का मतलब वहां पे एनर्जी ज्यादा हो गई ना, तो हमें कम करना है, तो हमें सीडेट करना। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टैग्नेशन आ गया है, तो क्या दिखेगा, वो लीवर हमारा स्टेगनेंट हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसने आक्रमण कर दिया, तो क्या दिखेगा, पेट में दर्द होगा, वो दर्द पीछे तक जाएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट दिखेगी, नीचे से गैस पास होगा, और मेल्स को अंडकोशों में दर्द होगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। लीवर 3, लीवर 13, गॉल ब्लैडर 34, ST27, ST29, 39 एंड ST6, सारे पॉइंट को सीडेट करना है। ठीक है। अब लीवर की स्टेगनेंट होके जब स्मॉल इंटेस्टाइन को रोक रहा है तो अपेंडिसाइटिस का एक्यूट पेन होता है। तो ये अपेंडिसाइटिस का पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि अपेंडिक्स का एक्यूट पेन ही आता है, बहुत क्रॉनिक पेन नहीं आता है। तुरंत पेन होता है, तुरंत डॉक्टर भर्ती करा के ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकाल देता है। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। ST25, 39, CV6, गॉल ब्लैडर 34, लीवर 3 एंड SP6, ये सारे पॉइंट को सीडेट करना है। ठीक है। अब कॉन्ट्रावेक्शन, कॉन्ट्रावेक्शन यानी उल्टा, उल्टा चलना। अगर ऊर्जा को ऊपर से नीचे जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी गलत दिशा में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कॉन्ट्रावेक्शन का, पेज नंबर 74 एंड 75 पे। नॉर्मल डायरेक्शन एंड मार्ग उल्लंघन यानी गलत डायरेक्शन। ठीक है। तो इसको भी होमवर्क में दे दें आप लोग को। नॉर्मल डायरेक्शन क्या है स्टमक का, उसकी ऊर्जा कहाँ जाना चाहिए, ऊपर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन
कॉन्ट्रावेक्शन में क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्टमक में कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। स्प्लीन है, उसकी एनर्जी क्या होती है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो स्प्लीन को कमजोर कर दे रहा है। फेफड़े की एनर्जी क्या हो रही है, वो भी ऊपर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रावेक्शन है तो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये सारी एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि स्टमक की एनर्जी नीचे से ऊपर जा रहा है, स्प्लीन की एनर्जी ऊपर से नीचे जा रहा है, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, और अगर नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है तो उसका कॉन्ट्रावेक्शन क्या है। मैम तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है? ये सारे लक्षण आपको पीछे पढ़ाया ना मैंने अभी, कॉन्ट्रावेक्शन है ना, मैम, वो आपको महसूस होगा आपको खुद। मैम किडनी की एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे। हाँ, ये लक्षण भी दिया हुआ है ना यहाँ पे। जैसे अगर कॉन्ट्रावेक्शन है तो स्टमक का तो डकारे आएंगी, हिचकी आएगी, मिचली होगा, वमन होगा, है ना। अगर स्प्लीन में कॉन्ट्रावेक्शन होगा तो पतले दस्त होंगे, बवासीर होगा, अंगों के स्थान च्युत यानी अंग अपने स्थान पे रहेंगे ही नहीं, वेरिकोज वेन्स होगा। ये सारे क्या है, कॉन्ट्रावेक्शन के फलस्वरूप हैं ये सारे लक्षण, और फिर इसके उपचार है। तो कभी भी हम अगर कॉन्ट्रावेक्शन का इलाज करेंगे तो हमेशा हम पॉइंट को, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम टोन करेंगे, लेकिन मोस्टली सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, ठीक है। मैम किडनी की एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, हाँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऊपर से नीचे। मैम किडनी का कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ किडनी का क्या लिखा है, ऊपर से नीचे जाती है। ऊपर से। ठीक करना पड़ेगा इसमें। हाँ, ओके मैम। ऊपर से नीचे जाती है, दैट इज किडनी का जो एनर्जी है। देखिए अगर नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। मैम किडनी की एनर्जी ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। मैम क्या आपके बुक में छपा है क्या यही, हाँ हाँ, ये गलत है, शायद मिस्टेक है थोड़ा, ये गलत है। ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। ये वो नीचे से जब ऊपर ही जाती है, लिखा गलत है, करेक्ट है नीचे से ऊपर तभी जाती क्या था, ऊपर, yes, नीचे से ऊपर जाती है करके। ठीक है, मैं बता दूं अगले क्लास में आपको, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो हाँ। पूछ लीजिए। ये पेज नंबर 76 में भी आइए, स्टैग्नेशन ऑफ की और स्टेसिस ऑफ ब्लड। अगर स्टेसिस ऑफ ब्लड भी है तो वहां पे भी पॉइंट सिडेट होंगे सारे, ठीक है। फेस देख के, टंग देख के, स्किन देख के, पेन कैसा है, लोकेशन ऑफ पेन कहाँ पे है, पेट में गांठें बनना, नब्ज देख के, ये सारा दिखा रहा है आपको स्टेसिस ऑफ ब्लड या स्टैग्नेशन ऑफ की। स्टेसिस ऑफ ब्लड मतलब कहीं खून की रुकावट हो गई है, ठीक है। तो ये अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो उसको देखकर ही आपको पता चलेगा, ठीक। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो वाइंड अप करें क्लास को हम लोग। कोई क्वेरी है, क्लास समझ में आई कि नहीं आप लोग को? यस मैम आई। मैम समझ में आई। Yes, ma'am. किडनी वाली मैडम जो है चैप्टर वो स्टैटाइज 16 में दिया हुआ है, उसमें अच्छा ऊपर से ही नीचे जा रही है। अच्छा, तो अगर ऊपर से नीचे नहीं जाएगी तो कैसे वो आगे एनर्जी सबको प्रोवाइड करेगी, कैसे वो आगे यूरिन को ट्रांसफर करेगी। हाँ तो किडनी का ऊपर से नीचे ही है। लंग्स की एनर्जी को वो केवल रोकती है, रोकने के बाद उसका रोकने का काम है। लंग्स की एनर्जी को रोकती है, रोकने के बाद इस एनर्जी को ऊपर भेज देती है वापस। ये नहीं कहती, अपना रिटेंशन जितना होना है वो कर लेती है और फिर उस एनर्जी को जितनी शेष मात्रा है उसके ऊपर भेज देती है। अब वो और काम नहीं करती, अपनी एनर्जी को नीचे भेजती, क्योंकि उसी को तो यूरिन के माध्यम से निकालना है।
और सबको एनर्जी देनी है, वो ट्रिटाइस 16 में दिया हुआ है। किस पेज पे? सर ये करेक्ट है, जो नीचे ऊपर से नीचे आती है किडनी की एनर्जी। ये सही है, इसमें जो दिया हुआ है। ऐसा देखिए, दो चीजें हैं, मेरिडियन का मार्ग अलग है, किडनी की फंक्शनल की अलग है। किडनी या ऑर्गन्स की फंक्शनल की अलग चीज है। तो फंक्शनल की बात यहाँ कर रहे हैं कि फंक्शनल की किडनी जो फंक्शन कर रही है, उसका किडनी काम क्या है? यूरिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन, द्रव को ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी उसको चाहिए, वो नीचे भेजती है और वही बाद में लंग्स उसके यूबी के थ्रू बाहर निकल। यस, हाँ पूर्वा। सॉरी। ओके, नहीं, हमको सेकेंड सेमेस्टर में जो क्लासेस थी उसमें करेक्शन करवा रखा है बुक में। यस यस यस। मेरे हिसाब से नहीं। आप जब वो ट्रिटाइस 16 भी पढ़िए, मैं पेज बता दूंगा। सर अभी तक जैसे हमें जाना है कि ओरिजिनल की किडनी से निकलकर फूड की के साथ मिलकर ऊपर जाती है, गैदरिंग की बनती है ना लंग्स में, तो वो नीचे से ऊपर जाती है, जहां तक मुझे पता है। तो ये करेक्ट करना चाह रही हूँ उनको। नहीं, ऐसा है कि अगर किडनी की के ऊपर जा रही है तो नीचे वो कौन ट्रांसफर कर रहा है यूरिनेशन को? यूरिनेशन ट्रांसफर कौन कर रहा है? तो उसके लिए सर लंग्स की गैदरिंग की वो नहीं आ रही है, वो फंक्शन नहीं कर रही। चैप्टर 16 का पॉइंट बता दूंगा आपको, वो ट्रिटाइस 16 का पॉइंट वो बता दूंगा, आप उसको पढ़िए। पेज नंबर सर। हाँ, पेज नंबर बता दें। 16 नहीं है हाँ सर, ट्रिटाइस 16 हमारे पास अभी नहीं है। चलो, जिनके पास है उनकी बात करें। मेरे पास तो है सर, आप बता दें। फोटो भेज देना ना, ग्रुप में हम लोग पढ़ लेंगे वैसे। वो इसलिए कि वो पॉइंट कंट्रोवर्शन का है। देखिए, ये इसमें पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। किडनी की नॉर्मल, पेज नंबर 36 है ऑफ पार्ट 16। इसमें किडनी की नीचे से ऊपर जाती है नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन, फंक्शनल डायरेक्शन ऑफ की, कार्यशील दिशा की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर, कंट्रावेक्शन नीचे से ऊपर की ओर अफेक्ट लंग्स, ये उसमें दिया हुआ है। और ये क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है ट्रिटाइस 16, इसमें दिया हुआ है। बाय द वे, इससे आप इससे गैदर करिए कि इसमें तो नीचे से ऊपर की ओर दिया है नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ मेरिडियन, लेकिन फंक्शनल डायरेक्शन ऑफ की, और इसे इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि ये फंक्शनल की अलग चीज होती है। इसके अलावा ये कंट्रावेक्शन ऑफ की वाले में ही चैप्टर में इसको दिया हुआ है। बट सर सेकेंड सेमेस्टर में तो इसको करेक्ट करवाया गया था कि ये गलत है। कौन कराया था करेक्ट? दोबारा पूछे कि सर ट्रिटाइस कौन कराया था? दोबारा पूछे कि ट्रिटाइस 16 में ये पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बताएगा संस्थान ही ना, जिनकी किताब में जो भाई आगे चल के, जैसे अभी आपने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी करेक्शन कर लिया था अपने हिसाब से, अंदाज से, लेकिन जब ट्रिटाइस 16 पढ़ा तो उसमें तो लिखा हुआ कंट्रावेक्शन ऑफ की का, इसमें पूरा लिखा हुआ सब अलग अलग, तो इसलिए हम लोग इसको मान रहे हैं। ये उसी लिखा हुआ इस किताब में कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रिटाइस 7 है ये, इसमें पूरा एनर्जी पैटर्न और बताया है, ऊर्जा की फंडामेंटल्स ऑफ की मैकेनिज्म, इसी में लिखा हुआ है कि खास कार्यों को करने हेतु प्रत्येक अंदरूनी ऑर्गन अपनी की को एक खास दिशा में प्रवाहित करता है। तो ये जो उनका उसका मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल्स, उसमें ये लिखा हुआ है। इसलिए इसको दोबारा पूछे, जहां पर जो पढ़ा रहे हैं वो बताइए। राजेश वर्मा जी ने इसको करेक्ट कराया था कि नीचे से ऊपर जाती है। वो सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने ही पढ़ाया था, तो उन्होंने इसको करवाया था। याद देता हूँ, राजेश वर्मा जी पढ़ाए थे। मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ये हो सकता है, लेकिन दोबारा पूछिए तो कि भाई ये ट्रिटाइस 16 भी वही की संस्थान की, ट्रिटाइस 7 भी संस्थान की है। इसमें जो आगे फंडामेंटल्स का दिया हुआ है उसमें कंट्रावेक्शन ऑफ की का फिर वही लिखा हुआ है। जो चार्ट यहाँ बनाया हुआ है, वो चार्ट को करेक्शन कराने का अधिकार संस्थान का ही है, हम लोगों का नहीं है। लेकिन संस्थान बताए तो कि दोनों में अंतर कैसे है, आप पूछिए एक बार फिर से।
हम लोग भी पूछ लेंगे किसी से कि इसमें बताइए, इसका जो अल्टीमेटली संस्थान में जो भी मेन होंगे उन्हीं से पूछा जाएगा। तो सर राजेश वर्मा जी से पूछ लें कॉल करके। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, बिल्कुल। नहीं उनसे मत पूछे, नाराज ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, पूछने में क्या, उन्होंने ही करवाया था तो उनसे पूछने में क्या है, हो जाएंगे थोड़ा, हो जाएंगे। कह दीजिए कि सर डिटाइज 16 में ये लिखा हुआ है तो उसको क्या करें, उसमें करेक्शन कर लें तो खुद ही बताएंगे। सर इस लाइन में कोई लॉजिक नहीं है कि किडनी की ओरिजिनल की निकल कर ये जाती है, फूड की के साथ मिलकर गैदरिंग की बनती है। देखिए ऐसा है ना, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, जानना चाह रही हूँ क्योंकि नहीं हम भी जानना चाह रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली हमने बताया ना कि मास्टर कौन है, मास्टर है हमारे जो संस्थान ने लिखा हुआ है, दोनों किताबें संस्थान बताएगा। अल्टीमेटली एक प्रश्न आप डालिए, आप लोग भी डालिए, संस्थान को डालिए, क्योंकि ये पॉइंट तो डिसाइड होना चाहिए ना। और कोई जो उसका एक्सपर्ट होगा, क्यों मैडम, जो एक्सपर्ट वही बताएगा, हम लोग कैसे बता पाएंगे। हम तो ये किताब भी देख रहे हो, दोनों में जो लिखा हुआ है उसको करेक्शन कराने का अधिकार उन्हीं का है, तो उसने करना, इसमें भी कर ले हम लोग। अभी तो ये लिख रहे हैं कि कार्यशील ऊर्जा ये है और ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, और वो इसलिए उससे वो जस्टिफिकेशन उसका ये है कि वो ऊर्जा अपना जो दे रही है, तो क्योंकि किडनी का काम क्या है, अल्टीमेटली यूवी के माध्यम से बाहर निकालना। अगर किडनी की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऊपर की ओर चली जाएगी तो जल को ऊपर की ओर जाना चाहिए, पेशाब को ऊपर की ओर जाना चाहिए, पेशाब नीचे क्यों जा रहा है। सर जरा पेज नंबर 53 खोलिए ना थोड़ा, इसी का पेज नंबर 53 खोलिए। मैम ट्रेटाइज 7 का, हाँ 53 खोलिए जरा। उसमें तो यही लिखा कि नीचे से ऊपर जाती है। 53 में तो यही लिखा है कि लंग्स की नीचे से ऊपर लंग तक जाती है। यस सर, इसमें भी हाँ किडनी की नीचे पर, ये तो है ही है, यही इसी की बेसिस पर तो कंट्रोवर्सी जो हो रही है, यही पढ़ के तो बता रहे हैं सब लोग। और यहाँ जो चार्ट बना है, चार्ट उल्टा बना हुआ है। अब चार्ट उल्टा बना, एक बार बन गया, और वही चार्ट 17 में, वो 16 में ट्रेटाइज 16 जो उसके बाद लिखी गई है, उसमें भी वही बना हुआ है। तो ये उत्तर देने का काम जो है संस्थान का है। हम लोग दोनों को सही मानेंगे, एक को सही मानेंगे, कोई बताएगा, एक्सपर्ट वही का, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़े हुए। लेकिन किडनी के जल कहाँ से चला गया, जल कहाँ गया। किडनी शरीर के द्रव का रूपांतरण कार्य करती है, अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेज देती है, अशुद्ध के ऊपर प्रवाहित करती है। तो या तो किडनी की ऊर्जा ऊपर भी जा रही हो, नीचे भी जा रही हो, क्योंकि अशुद्ध द्रव को नीचे कैसे भेजेगी बिना ऊर्जा के। जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि स्टमक जो है नीचे की ओर भेज देता अशुद्ध द्रव को या अशुद्ध उसको भोजन को, और स्प्लीन जो है शुद्ध ऊर्जा के ऊपर भेज देती है, तो उसका हम लोगों ने फंक्शन कर लिया। लेकिन किडनी में यह लिखा हुआ है कि किडनी की नीचे से ऊपर लंग तक जाएगी और लंग्स दोनों करेंगे, और फिर किडनी शरीर के द्रव का रूपांतरण कार्य करेगी, अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेज देती है और शुद्ध की ऊपर प्रवाहित कर देती है। तो शुद्ध द्रव को भेजने का काम भी तो कोई की होगा, वो कौन काम कर रहा है, और क्या, उसका डायरेक्शन क्या हुआ। इसलिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ। तो हम लोग अब लिखा, चूंकि पहले से टाइप किया हुआ है, अब दोबारा करेक्शन कोई करा रहा है तो हम लोग को पूछना पड़ेगा। अब इसके लिए चाइनीज में सब मैडम किसको पूछा जाए, ये हम लोग पूछ सकते हैं उनको, राम कुमार शर्मा को, इनको पूछ सकते हैं। अब देखिए ना, पेज नंबर 45 पे आइए। अब लिखा है कि किडनी की डेफिशिएंट, तो किडनी ऊर्जा को नीचे रोक नहीं पाती है, ऐसे में ऊर्जा मार्ग उल्लंघन कर ऊपर की ओर चली जाती है। हाँ, उससे मैडम ये समझ में आ रहा है कि ऊपर की ऊर्जा आई, लंग्स की ऊर्जा आई, और किडनी काम ये है, जैसे आप याद करिए ना कि वो एक रेस होती है जिसमें एक बैटन जो है देते हैं, तो उसने बैटन को उसने छुआया और लिया, भाग लिया,
अगर ऐसा काम है किडनी का कि किडनी ने ऊपर की ऊर्जा को यहाँ पर रोका और रोकने के बाद ये सक्षम अगर है तो इसने उसको वापस भेज दिया, अपना लिया और लेने के बाद सिर्फ कह दिया कि वापस चले जाए। तो अगर इतना केवल काम है तब तो ऊर्जा ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि अगर ये ऊपर जा रही है और अपनी ऊर्जा को ले जा रही है तो दे क्या रही वहां, कितनी कौन सी ऊर्जा को दे रही है? लंग्स ने तो ऊर्जा भेजा ही, लंग्स ने ऊर्जा भेज दिया नीचे और नीचे आकर के इसने पकड़ लिया, तो ये कर क्या रही है? उस ऊर्जा को वहां ऊपर ले जाने का इसका काम क्या है? इसके पास जो ऊर्जा है वो ये है कि इस ऊर्जा का प्रयोग जो ऊपर मेन तो लंग्स का किडनी ने शुरू में बनाया की ओरिजिनल की गई और उसने गैदरिंग की के साथ मिलकर एक की बनाया, उसने गैदरिंग की बात नीचे भेज दिया और भेजा जब लंग्स ने, तो इसने यह क्या किया कि इसने इसका काम यह है कि ये इसको इसने रोका, रोकने के बाद जितना उसको आवश्यकता थी उतने ले लिया, लेने के बाद जो शेष बची उसको ऊपर भेज दिया। अगर ये ऊपर भेज नहीं पाती है, अगर इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो अपने आप ऊपर मार्गोल्लंघन कर ऊपर चली जाती है और वो श्वास अवरोध पैदा कर देती है, ये लिखा हुआ है। और अब द्रव के रूपांतरण करना इसका मेन काम है। अब द्रव के रूपांतरण को इसने किया अपनी ऊर्जा की सहायता से, तो अब उस ऊर्जा को रूपांतरण जो कर रही है उसमें सहयोग कौन दे रहा है? यूबी दे रहा है। तो यूबी अगर यूबी को नीचे जाना है ना जल को, तो आपको नीचे जाना है तो कोई बिना ऊर्जा के सहारे जा नहीं सकता, और ये ऊर्जा दे कौन रही है? पहली किडनी दे रही है, और किसी के पास ऊर्जा है नहीं, किडनी यहाँ दे रहा है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि भाई ये क्या सही लिखा हुआ था और हम लोग गलत कर रहे हैं, या ये गलत लिखा हुआ है हम लोग उसको अब करेक्ट करें? ये संस्थान से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सरल प्रश्न भी नहीं है। हम लोग भी तो वहीं से पढ़ रहे हैं जहां से ये लोग पढ़ रहे हैं। ये लोग भी नहीं, डिस्प्यूट यही शुरू हुआ ना कि भाई वो, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कहें कि नहीं उत्तर गलत हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। मैडम उत्तर वगैरह गलत हो गया तब भी तो हम लोग की समस्या है। इसलिए अभी ये कंट्रोवर्सी का पॉइंट है। अभी नहीं कह सकते कि भाई आपके पास रेटाई 6 भी है ना? हाँ, हाँ। उसमें भी देख लीजिएगा थोड़ा। 6 में किडनी का नहीं दिया दिख नहीं, किसी में हम देखे हैं, याद नहीं आ रहा, हम कहीं देखे हैं किडनी वाला। तो उसने 16 में दिया है, 16 में लिखा हुआ है, 16 में ही दिया हुआ है। हाँ, 7 के बाद 16 में ही दिया हुआ है, 16 में ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग जो हम लोग मिलके कंफर्म करके आपको बता देंगे, ठीक है? इसमें ज्यादा कंफ्यूज आप लोग मत होइए, मतलब। ठीक है जी मैम। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। क्लास बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रही है आप लोग को? नहीं मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। हमने आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, तब भी हमने नोट कर रखा था। ये लोग तो पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट में आपके जो है पूर्व, हम लोग तो पहले ही से याद कर रहे थे मैम आपको, कि मैम सर को बोल रहे थे मैम को बोलिए पढ़ाने के लिए। और पूर्वा बाहेती के साथ और कौन जुड़े हुए हैं? कोई और जुड़ा हुआ है नए में? सागर आए थे चले गए शायद। अच्छा, हाँ, तो वो लोग जुड़े थे ना, ये सुधा पाठक, ये सब लोग तो, सुधा पाठक पिछली बार थी ना? हाँ, बबली सिंह, ये सब लोग पुराने हैं। शकुंतला बाती मैडम नहीं है, मतलब आपको पहले इसमें क्लास के रूप में, और 1-2 स्टूडेंट उसमें जुड़ी थी। प्रीति जुड़ी थी ना शायद, पूर्वा प्रीति भी शायद जुड़ी थी, ऐड हुई थी। 2 तीन लोग ऐड हुए थे, तो वो लोग नए वो है, तो पुराने आपके हैं। जी, लेकिन बहुत बढ़िया रहा, गुड वन। अब ऐसे ही चलेगा, ये लोग अपना पढ़े, होमवर्क करें और आगे बढ़े। आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, आलोक सर से पूछिए। हाँ, आलोक भैया बता देंगे। हाँ, आलोक बता देंगे। हाँ जी, ठीक। सर सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैम थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। थैंक यू मैम। सर को थैंक यू बोलिए जो हम लोग को मौका दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू